और गार्ड को बोली क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो। वो गार्ड बोला मुझे क्या मिलेगा तुम जैसी चोल वाली लड़की को झूठ बोलकर। पायल बोली अपनी लिमिट में रहो। गार्ड बोला अभी मैंने अपनी लिमिट क्रॉस ही कहा की है, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं अपनी लिमिट क्रॉस करूं तो यहाँ से चली जाओ। पायल गुस्से से वहां से चली जाती है। उसे स्नेहा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, अगर स्नेहा उसके सामने होती तो वो स्नेहा की जान ले लेती। उसे इससे पहले किसी ने भी इतना जलील नहीं किया था जितना आज एक मामूली से गार्ड ने किया था। पायल सीधे होटल में जाती है। वो यहाँ पर एक अमीर आदमी का बिस्तर गर्म करने के लिए आई थी। पायल होटल में उस अमीर आदमी के रूम में चली जाती है। वो अमीर आदमी पायल का ही इंतजार कर रहा था। पायल के आते ही वो उस पर किसी भेड़िए की तरह झपट पड़ता है। वो आदमी पायल के साथ पूरी रात हम बिस्तर होता है और सुबह पायल को छोड़ देता है, लेकिन पायल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो उठकर अपने आप को ठीक करती है और उसी होटल के दूसरे रूम में चली जाती है जहां पर एक लगभग 40 साल का आदमी था। वो भी पायल का ही इंतजार कर रहा था। पायल अमीर लोगों का बिस्तर गर्म कर इसके बदले उनसे पैसे लेती थी जिसे वो अपनी जिंदगी जीती थी। पायल को लग्जरी लाइफ जीने का शौक था, इसलिए वो अमीर आदमियों का बिस्तर गर्म कर उनसे पैसे लेती थी। वहीं दूसरी तरफ कपूर जी मुंबई स्नेहा और आदिति के पास आ गए थे। राकेश जी ने स्नेहा की पायल की चल के बारे में सब कुछ बता दिया था। स्नेहा ने भी उसे माफ कर दिया था। तीनों फिर से हंसी खुश रहने लग गए थे। आदिति भी बहुत खुश थी। एक दिन स्नेहा और राकेश जी को किसी काम के सिलसिले में दिल्ली जाना था और आदिति उनके साथ जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे अपने दोस्ती के साथ खेलना था। इसलिए राकेश जी ने मैड को बोला कि वो आदिति का ध्यान रखे, वो लोग शाम तक घर वापस आ जाएंगे और दोनों वहां से चले जाते हैं। वही वो मैड भी एक 20 साल की लड़की ही थी। वो मैड बच्चों को बहुत पसंद करती थी, इसलिए वो भी सभी बच्चों के साथ काफी एंजॉय कर रही थी। सभी सपना मस्ती में लगे हुए थे कि आदिति और उसके दोस्त हिडन सीक खेलते हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर छुप जाते हैं। आदिति भी छुप जाती है। वही तभी उसे एक लड़का दिखता है। वो लड़का किसी से बच के भाग रहा था क्योंकि वो बार बार पीछे देख रहा था। उस लड़के का ध्यान आगे रास्ते पर नहीं था और वो लड़का अपनी धुन में ही भागे जा रहा था। उस लड़के के शरीर पर काफी घाव थे। वही आदिति का ध्यान उस लड़के के सामने से आती कार पर जाता है और आदिति उस लड़के की तरफ अपने कदम बढ़ाती है और जैसे ही वो कार उस लड़के को हिट करने वाली होती है तभी आदिति उस लड़के के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। आदिति और वो लड़का उठते हैं और तभी वो लड़का बोला वो कुछ लोगों ने मेरा किडनैप कर लिया था और वो मेरे पीछे ही आ रहे हैं। आदिति बोली तुम मेरे साथ चलो, मेरा घर यहीं पास में ही है। वो लड़का आदिति के साथ चला जाता है। आदिति अपने घर उस लड़के को लेकर आते हैं। वही वो लड़का थोड़ा डरा हुआ था। आदिति उसे अपने सभी फ्रेंड्स से मिलवाती है। थोड़ी ही देर में आदिति के मॉम डैड आ जाते हैं और वो उस लड़के के बारे में सबको बताती हैं। आदिति के डैड उस लड़के से उसके डैड के बारे में पूछते हैं। वो लड़का राकेश जी को अपने डैड के बारे में बताता है और वो उन्हें अपने डैड का नंबर भी देता है। राकेश जी उस लड़के के डैड को कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनका बेटा उनके पास है और सेफ है। ये सुनकर उस लड़के के डैड खुश हो जाते हैं और वो उनसे एड्रेस लेकर बोले ठीक है। थोड़ी ही देर में उस लड़के के डैड आ जाते हैं। वो लड़का अपने डैड को देखकर उनके पास जाता है। आदर्श आओ, ठीक है। ये लड़का कोई और नहीं आदर्श था। वो आदर्श बोला डैड मैं ठीक हूँ, इस लड़की ने मुझे उन लोगों से बचाया है। आदर्श के डैड आदिति का थैंक यू करते हैं और आदर्श को वहां से लेकर चले जाते हैं। वही आदिति की आदर्श से कुछ ही समय में दोस्ती हो गई थी। आदिति थी ही इतनी प्यारी को कोई भी उसे दोस्ती कर ली, लेकिन आदर्श और आदिति इतने टाइम एक दूसरे के साथ रहे लेकिन दोनों ही एक दूसरे के नाम से अनजान थे। वही आदर्श के जाने के बाद आदिति ने आदर्श को काफी याद किया। वही आदर्श को भी आदिति की याद आ रही थी। एक दिन आदिति की मॉम स्नेहा को किसी काम से दिल्ली जाना पड़ा और वहीं पर ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाती है। जब ये खबर आदिति के डैड राकेश जी को पता चलती है तो वो आदिति को अपने साथ वापस से दिल्ली लेकर आ जाते हैं। राकेश जी को अपनी पत्नी स्नेहा के जाने का बहुत बड़ा सदमा लगा था, जिसे को काफी दिन तक कोमा में चले गए थे। राकेश जी के कोमा में जाने की बाद आदिति, जो कि अभी काफी छोटी थी, उसके दिमाग पर भी गलत असर पड़ने लग गया था।
उस टाइम मीरा के पेरेंट्स ने ही आदिति को और उसके डैड को संभाला था। वही राकेश जी अपनी पत्नी के देहांत के लगभग 1 महीने बाद होश में आए, लेकिन अब उन्हें आदिति की फर्क होने लगी थी कि इस बिना माँ की बच्ची का क्या होगा। तभी पायल कपूर मेंशन में आती है और उसके साथ 1-2 साल की लड़की थी। आदर्श के डैड आदिति का थैंक यू करते हैं और आदर्श को वहां से लेकर चले जाते हैं। वही आदिति की आदर्श से कुछ ही समय में दोस्ती हो गई थी। आदिति थी ही इतनी प्यारी को कोई भी उसे दोस्ती कर ली, लेकिन आदर्श और आदिति इतने टाइम एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के नाम से अनजान थे। वही आदर्श के जाने के बाद आदिति ने आदर्श को काफी याद किया। वही आदर्श को भी आदिति की याद आ रही थी। एक दिन आदिति की मॉम स्नेहा को किसी काम से दिल्ली जाना पड़ा और वहीं पर ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाती है। जब ये खबर आदिति के डैड राकेश जी को पता चलती है तो वो आदिति को अपने साथ वापस से दिल्ली लेकर आ जाते हैं। राकेश जी को अपनी पत्नी स्नेहा के जाने का बहुत बड़ा सदमा लगा था, जिसे को काफी दिन तक कोमा में चले गए थे। राकेश जी के कोमा में जाने की बाद आदिति, जो कि अभी काफी छोटी थी, उसके दिमाग पर भी गलत असर पड़ने लग गया था। उस टाइम मीरा के पेरेंट्स ने ही आदिति को और उसके डैड को संभाला था। वही राकेश जी अपनी पत्नी के देहांत के लगभग 1 महीने बाद होश में आए, लेकिन अब उन्हें आदिति की फिक्र होने लगी थी कि इस बिना माँ की बच्ची का क्या होगा। तभी पायल कपूर मेंशन में आती है और उसके साथ 1-2 साल की लड़की थी। पायल मिस्टर कपूर से मिलने के लिए आई थी। वह मिस्टर कपूर के पास आते हुए बोली, राकेश जी, मुझे आपकी पत्नी के निधन के बारे में सुनकर काफी बुरा लगा, लेकिन आप ठीक तो है? यह सुनकर मिस्टर कपूर थोड़े इमोशन हो जाते हैं और उनके इमोशन होते ही पायल उनके पास जाती है और उन्हें अपने गले से लगा लेती है। मिस्टर कपूर स्नेह के जाने से काफी दुखी थे। वह पायल के कंधे पर सर रखकर रोने लग जाते हैं, क्योंकि वह स्नेह से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उनके जाने का दुख उन्हें बहुत ज्यादा था। मिस्टर कपूर इमोशन होते हुआ बोले, अब मेरी आदिति का क्या होगा? वो बिना माँ की बच्ची है। पायल मिस्टर कपूर की बात सुनकर बोली कि मिस्टर कपूर, आप अपनी बेटी आदिति की बिल्कुल फिक्र मत करिए। मिस्टर कपूर रोते हुए बोलते हैं कि पायल, मैं कैसे उसकी फिक्र न करूं? मुझे अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन मेरी आदिति की फिक्र है। वह बिना माँ की बच्चे कैसे रहेगी? तुम बताओ, मैं एक बाप होकर उसे एक माँ का प्यार नहीं दे सकता हूँ? यह सुनकर पायल बोली, राकेश, तुम फिक्र मत करो, मैं आदिति की माँ बनूंगी, मैं उसे एक माँ का प्यार दूंगी, तुम उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मिस्टर कपूर पायल की बात सुनकर खुश हो जाते हैं, बोलते हैं, क्या सच? तुम सच में मेरी आदिति को माँ का प्यार दोगी? पायल बोली, हाँ, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। यह सुनकर राकेश जी बोले, हाँ बताओ, तुम मुझसे क्या वादा चाहती हो? यह सुनकर पायल बोली कि आपको मुझसे शादी करनी होगी और मेरी बच्ची को अपनाना होगा। मैं कपूर कुछ देर सोचते हैं और फिर हाँ बोल देते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है और पायल आदिति की माँ और मिस्टर कपूर की पत्नी बनकर कपूर मेंशन में रहने के लिए आ जाती है। उसके साथ ही माया भी मिस्टर कपूर की छोटी बेटी बनकर वहां आ जाती है। दिन बीते जाते हैं और मिस्टर कपूर, जो कि अपनी पत्नी के जाने से कोमा में चले गए थे, उन पर अब कंपनी का सारा बर्डन पड़ गया था। वह अपनी कंपनी को संभालने में लगे हुए थे, लेकिन उनका ध्यान घर पर काफी कम ही होता था। वही पायल आदिति को काफी ज्यादा परेशान करने लग गई थी। वह पूरा दिन आदिति से काम करवाती, लेकिन मिस्टर कपूर के आते ही उसकी शिकायत करनी स्टार्ट कर देती थी कि वह कैसे माया को मारती है, कैसे उसे उल्टा बोलती है और घर का कुछ भी काम नहीं करती, ना ही पढ़ाई करती है, पूरे दिन भर घूमती रहती है। मिस्टर कपूर भी काफी ज्यादा थके हारे घर आते थे। वह भी आदिति को डांट देते थे, वह यह नहीं सुनते थे कि आदिति भी उनसे कुछ कहना चाहती है। ऐसे ही दिन बीते जाते हैं और आदिति अब कॉलेज में जाने लग गई थी। आदिति सुबह घर का काम करती है और फिर दिन में कॉलेज जाती और शाम को आकर फिर से काम करते, लेकिन उसके डैड का ध्यान उसे पर काफी कम हो चुका था। वही माया अपने डैड के सामने एक अच्छी बच्ची बन रही थी और पायल भी माया को ही सपोर्ट करती थी। वह आदिति की साइड कभी भी नहीं लेती थी, लेकिन आदिति पढ़ाई में काफी तेज थी। माया और आदिति एक ही कॉलेज में जाते थे। आदिति दिखने में भी काफी ज्यादा सुंदर थी, सभी लड़के आदिति पर फिदा थे। वही आदिति बाला की खूबसूरत थी, वही माया इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। माया आदिति से बहुत ज्यादा चढ़ती थी, वह ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी जिसमें वह आदिति को नीचा दिखा सके। वह हमेशा आदिति को नीचे दिखाने की कोशिश करती थी। वहीं आदिति की खूबसूरती और उसके इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से सभी आदिति से दोस्ती करना चाहते थे।
माया ना ही पढ़ाई में अच्छी थी ना ही दिखने में, लेकिन उसके पास पैसों का घमंड था। माया एक घमंडी और बिगड़ी हुई लड़की थी। माया आदिति से नफरत करती थी। माया यही चाहती थी कि काश जिस एक्सीडेंट में आदिति की मां मरी थी उसमें आदिति भी मर जाती तो उसके डैड का सब कुछ उसका हो जाता। माया रोज कुछ ना कुछ ऐसा करती और आदिति को किसी ना किसी मुसीबत में डाल देती थी, लेकिन आदिति अपने दिमाग से उस मुसीबत से निकल जाती थी। वही पायल आदिति को काफी ज्यादा परेशान करने लग गई थी। वह पूरा दिन आदिति से काम करवाती, लेकिन मिस्टर कपूर के आते ही उसकी शिकायत करनी स्टार्ट कर देती थी कि वह कैसे माया को मारती है, कैसे उसे उल्टा बोलती है और घर का कुछ भी काम नहीं करती, ना ही पढ़ाई करती है, पूरे दिन भर घूमती रहती है। मिस्टर कपूर भी काफी ज्यादा थके हारे घर आते थे। वह भी आदिति को डांट देते थे। वह यह नहीं सुनते थे कि आदिति भी उनसे कुछ कहना चाहती है। ऐसे ही दिन बीते जाते हैं और आदिति अब कॉलेज में जाने लग गई थी। आदिति सुबह घर का काम करती है और फिर दिन में कॉलेज जाती और शाम को आकर फिर से काम करते, लेकिन उसके डैड का ध्यान उसे पर काफी कम हो चुका था। वही माया अपने डैड के सामने एक अच्छी बच्ची बन रही थी और पायल भी माया को ही सपोर्ट करती थी। वह आदिति की साइड कभी भी नहीं लेती थी, लेकिन आदिति पढ़ाई में काफी तेज थी। माया और आदिति एक ही कॉलेज में जाते थे। आदिति दिखने में भी काफी ज्यादा सुंदर थीं। सभी लड़के आदिति पर फिदा थे। वही आदिति बाला की खूबसूरत थी, वही माया इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। माया आदिति से बहुत ज्यादा चढ़ती थी। वह ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी जिसमें वह आदिति को नीचा दिखा सके। वह हमेशा आदिति को नीचे दिखाने की कोशिश करती थी। वही आदिति की खूबसूरती और उसके इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से सभी आदिति से दोस्ती करना चाहते थे। माया ना ही पढ़ाई में अच्छी थी ना ही दिखने में, लेकिन उसके पास पैसों का घमंड था। माया एक घमंडी और बिगड़ी हुई लड़की थी। माया आदिति से नफरत करती थी। माया यही चाहती थी कि काश जिस एक्सीडेंट में आदिति की मां मरी थी उसमें आदिति भी मर जाती तो उसके डैड का सब कुछ उसका हो जाता। माया रोज कुछ ना कुछ ऐसा करती और आदिति को किसी ना किसी मुसीबत में डाल देती थी, लेकिन आदिति अपने दिमाग से उस मुसीबत से निकल जाती थी। वही माया और पायल दोनों आदिति को उसके डैड की नजरों में गिराना चाहते थे, लेकिन एक दिन मिस्टर कपूर ने उनकी बातें सुन ली और तब उन्हें पता चला कि वो उसकी आदिति को कितना ज्यादा परेशान करते हैं। एक दिन माया ने आदिति को एक होटल में किसी काम से बुलाया और उसे ड्रग्स देकर वही छोड़ दिया। धीरे धीरे आदिति पर ड्रग्स का असर होने लगता है और वो उस रूम के डोर को खोल कर भर निकलती है। आदिति को ये सब करने में इतनी ज्यादा मेहनत और स्ट्रगल करना पड़ रहा था। आदिति को पता ही नहीं था कि वो कहाँ जा रही हैं। आदिति ऐसे ही चले जा रही थी। आदिति अनजाने में एक रूम में चली जाती है। रूम में बिल्कुल अंधेरा था और एक आदमी सोफे पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। आदिति के ऊपर उस ड्रग्स का असर होने लगता है। आदिति उस आदमी के पास आते हुए बोली, प्लीज मेरी हेल्प करिए, वो मुझे मेरी बहन ने ड्रग्स दे दिया है। आदिति को ड्रग्स के कारण गर्मी लग रही थी तो वो टेबल पर रखे हुए पानी के जग से पानी पीने लगती है। वही वो आदमी आदिति की हरकतों को देख रहा था। वही आदिति को पानी पीने के बाद भी गर्मी लग रही थी। आदिति अब अपने कपड़ों को फाड़ने लगती है। आदिति ने अपना टॉप निकल दिया था। वो इंसान आदिति की हरकतों पर मुस्कुरा रहा था। आदिति उस इंसान के पास जाती है और उसे लिपट जाती है, जिसे आदिति को अच्छा फील होता है क्योंकि उस आदमी की ऊपर बॉडी पर कुछ नहीं था, जिसे आदिति की हाफ नेक्ड बॉडी उसे टच हो रही थी और आदिति अपने हाथों को उस इंसान के पूरे शरीर पर चला रही थी, जिसे उसे अच्छा फील हो रहा था। आदिति अपने चेहरे को उस आदमी के चेहरे के पास लेकर आती है और उसे किस करने लग जाती है। किसी लड़की को पहल करते देखकर भी वो लड़का कुछ नहीं करता है। आदिति उस लड़के को किस किए ही जा रही थी। वो लड़का आदिति को न रुकते देखकर बोला, मिस ये सब गलत है, आप अभी नशे में है, इसलिए आपको पता नहीं है कि आप ये क्या कर रही हैं। सुबह आपको इस बात का अफसोस होगा, इसलिए यही रुक जाइए। लेकिन आदिति पर तो ड्रग का नशा था, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो आदमी आदिति को न रुकते देखकर आदिति को अपने से दूर करते हुए बोला, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है? आदिति बोली, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे गर्मी लग रही है, प्लीज प्लीज, मैं इन सब का ब्लेम आपके ऊपर नहीं डालूंगी, प्लीज मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज हेल्प मी। वो आदमी आदिति को बोला, ठीक है,
लेकिन तुम फिर मुझे ब्लेम मत करना कि ये मैंने क्या कर दिया। आदिति फिर से उस इंसान के शरीर से चिपक जाती है। वो आदमी आदिति को बेड पर लिटा देता है और आदिति के ऊपर आ जाता है और आदिति के होठों को अपने होठों में भरकर उसे किस करने लगता है। आदिति को उस आदमी की किस से काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। उस अनजान आदमी के हाथ आदिति की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। वो आदिति के लिप्स को कुछ देर किस करने के बाद आदिति की गर्दन पर किस करता है और बाइट करता है, जिसे आदिति की आहें निकल रही थीं। आदिति की आहें उस इंसान को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रही थी। आदिति के हाथ उस इंसान की पीठ को नोच रहे थे। जब भी वो आदमी आदिति को बाइट करता, आदिति की बाइट करता, तभी तभी आदिति के नेल्स उस इंसान की पीठ को नोचते। वो आदिति के सीने की तरफ बढ़ने लगा। आदिति की अपर बॉडी कर सिर्फ उसके गारमेंट्स थे। वो आदमी आदिति को पीछे पलट कर अपने दांतों से आदिति के गारमेंट्स का हुक खोल देता है और उसे आदिति के शरीर से दूर कर देता है और आदिति को फिर से अपनी तरफ कर उसे सीने की तरफ बढ़ने लगा जाता है, जिसे आदिति की एक तेज चीख निकल जाती है और वो आदमी आदिति को देखने लग जाता है। लेकिन आदिति पर तो ड्रग का नशा था, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो आदमी आदिति को न रुकते देखकर आदिति को अपने से दूर करते हुए बोला, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है? आदिति बोली, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे गर्मी लग रही है, प्लीज प्लीज, मैं इन सब का ब्लेम आपके ऊपर नहीं डालूंगी, प्लीज मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज हेल्प मी। वो आदमी आदिति को बोला, ठीक है, लेकिन तुम फिर मुझे ब्लेम मत करना कि ये मैंने क्या कर दिया। आदिति फिर से उस इंसान के शरीर से चिपक जाती है। वो आदमी आदिति को बेड पर लिटा देता है और आदिति के ऊपर आ जाता है और आदिति के होठों को अपने होठों में भरकर उसे किस करने लगता है। आदिति को उस आदमी की किस से काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। उस अनजान आदमी के हाथ आदिति की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। वो आदिति के लिप्स को कुछ देर किस करने के बाद आदिति की गर्दन पर किस करता है और बाइट करता है, जिसे आदिति की आहें निकल रही थीं। आदिति की आहें उस इंसान को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रही थी। आदिति के हाथ उस इंसान की पीठ को नोच रहे थे। जब भी वो आदमी आदिति को बाइट करता, आदिति की बाइट करता, तभी तभी आदिति के नेल्स उस इंसान की पीठ को नोचते। वो आदिति के सीने की तरफ बढ़ने लगा। आदिति की अपर बॉडी कर सिर्फ उसके गारमेंट्स थे। वो आदमी आदिति को पीछे पलट कर अपने दांतों से आदिति के गारमेंट्स का हुक खोल देता है और उसे आदिति के शरीर से दूर कर देता है और आदिति को फिर से अपनी तरफ कर उसे सीने की तरफ बढ़ने लगा जाता है, जिसे आदिति की एक तेज चीख निकल जाती है और वो आदमी आदिति को देखने लग जाता है। आदिति, जिसे उस आदमी के सक करने से दर्द हो रहा था, वो आदमी फिर से आदिति के सीने को सक करने लग जाता है और धीरे धीरे अपने हाथ को आदिति की पेंट की तरफ बढ़ा देता है। आदिति, जो कि ड्रग के नशे में थी, उसके उस आदमी के छूने से ठंडक मिल रही थी। आदिति का शरीर ड्रग की वजह से जल रहा था। आदिति को जब भी दर्द होता तो वो अपने नेल्स उस इंसान की पीठ में धंसा देती। वो आदमी धीरे धीरे अपने वो आदिति दोनों के कपड़ों को अपने शरीर से अलग कर जमीन पर गिरा देता है और आदिति के पूरे शरीर पर लव बाइट्स देता है और फिर से आदिति को किस करने लग जाता है और अपनी बॉडी को आदिति की बॉडी से टच करने लगता है और फिर एक झटके के साथ आदिति के अंदर समा जाता है, जिसे आदिति की एक चीख निकल जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। आदिति अपने नेल्स से उस आदमी की पीठ को नोच देती है। वही वो आदमी समझ जाता है कि उसके सामने लेटी हुई लड़की का ये सब फर्स्ट टाइम है। वो आदमी रुक जाता है और फिर से अपने बॉडी को मूव करने लग जाता है। आदिति नशे में होने के बाद भी बोली, मुझे दर्द हो रहा है, रुको। वो लड़का अपनी बॉडी की मूवमेंट को रोके बिना आदिति के कान के पास आकर बोली, तुम ये दर्द थोड़ी देर ही होगा, उसके बाद तुम्हें भी मजा आएगा। वो आदमी आदिति के साथ पूरी कल यही सब करता है और सुबह के लगभग 4 बजे आदिति को छिड़ता है। आदिति ने ना जाने कितनी ही बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। आदिति उसके छोड़ने के तुरंत बाद निढाल होकर लेट गई। उसके अंदर अब एक उंगली हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। आदिति की आंखें सुबह काफी लेट खुलती हैं और उसे अपने पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। आदिति हिम्मत कर उठती है और अपनी हालत देखकर वो हैरान थी और उसे याद आता है कि उसे कल ड्रग माया ने दिए थे।
और उसके बाद वो उस रूम से निकल कर आ गई थी और फिर वो कहाँ गई क्या किया वो उसे कुछ भी याद नहीं है। आदिति अपने आप को बिना कपड़ों के देखकर समझ गई थी कि उसके साथ क्या हुआ है। आदिति इधर उधर देखती है तो उसे अपने पास एक लड़का सोया हुआ दिखता है जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। आदिति बिस्तर से उठती है लेकिन उसे उठा ही नहीं जा रहा था। वो ये सब कुछ बहुत आराम से कर रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो लड़का उठ जाए। उस लड़के की पीठ आदिति की तरफ थी। आदिति अपनी पूरी हिम्मत लगाकर उठ जाती है और अपने कपड़े पहनकर रूम से निकल जाती है। आदिति के पास उसका फोन नहीं था। आदिति होटल के एक स्टाफ नर्स से फोन लेकर मीरा को कॉल कर बुलाती है। मीरा आदिति को अपने घर ले जाती है और उसे सब कुछ बताती है। आदिति की बात सुनकर मीरा बोली, आदि तेरे डैड का कॉल आया था तो मैंने बोल दिया कि तू मेरे साथ ही रुकने वाली है। तूने ड्रिंक कर ली थी इसलिए तेरे डैड को तो मेरी बात पर यकीन हो गया, लेकिन तेरी वो सौतेली माँ पायल उसे मुझ पर यकीन नहीं था। अच्छा हुआ तो टाइम से आ गई। वो लोग मेरे घर किसी भी टाइम पहुंचने ही वाले थे, इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके मेरे घर जाना होगा। दोनों मीरा के घर आए ही थे कि पायल मीरा की रूम में आती है और देखती है कि आदिति सो रही थी और मीरा वॉशरूम से भर आई थी। पायल बोली, मीरा आदिति कहाँ है? तुमने तो बोला था कि वो तुम्हारे घर है। मीरा बोली, आंटी मैंने बोला था कि आदिति ने ड्रिंक कर लिया था और वो मेरे घर आ गई और वो अभी तक सो रही है। मीरा सोई हुई आदिति की तरफ इशारा करती है। पायल आदिति को सोया हुआ देखकर सोचती है कि माया ने तो बोला था उसने इसे होटल के रूम में छोड़ा था और फिर ये यहाँ कैसे आई। पायल आदिति को देखकर वहां से निकल जाती है। वही पायल घर आते ही माया को एक जोरदार चाटा लगाते हुए बोली, माया तुझसे एक काम ठीक से नहीं होता। मैंने तुम्हें बोला था कि आदिति को तुम्हें ड्रग्स देने हैं, लेकिन तुमसे एक काम नहीं हुआ और वो आदिति सही सलामत उस मीरा के घर है और सो रही है। माया पायल की डांट फटकार सुनकर गुस्से से लाल हो जाती ही उसे आदिति की हरकतों से बहुत गुस्सा आता है। माया ने इतना अच्छा प्लान बनाया था और आदिति ने उसे बर्बाद कर दिया। अगर अभी आदिति माया के सामने होती तो माया उसकी जान ले लेती। उसकी मॉम ने उसे कभी भी चाटा नहीं मारा था, लेकिन आज आदिति की इन सब हरकतों से उसकी मॉम को उस पर हाथ उठाना पड़ा। माया बोली, मॉम मैंने उसे वहीं पर छोड़ा था, लेकिन वो वहां से मीरा के घर कैसे गई मुझे नहीं पता। पायल ये सुनकर सोफे पर बैठ जाती है और बोली, ये बहुत चालाक लोमड़ी है। आदिति अपने आप को बिना कपड़ों के देखकर समझ गई थी कि उसके साथ क्या हुआ है। आदिति इधर उधर देखती है तो उसे अपने पास एक लड़का सोया हुआ दिखता है जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। आदिति बिस्तर से उठती है लेकिन उसे उठा ही नहीं जा रहा था। वो ये सब कुछ बहुत आराम से कर रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो लड़का उठ जाए। उस लड़के की पीठ आदिति की तरफ थी। आदिति अपनी पूरी हिम्मत लगाकर उठ जाती है और अपने कपड़े पहनकर रूम से निकल जाती है। आदिति के पास उसका फोन नहीं था। आदिति होटल के एक स्टाफ नर्स से फोन लेकर मीरा को कॉल कर बुलाती है। मीरा आदिति को अपने घर ले जाती है और उसे सब कुछ बताती है। आदिति की बात सुनकर मीरा बोली, आदि तेरे डैड का कॉल आया था तो मैंने बोल दिया कि तू मेरे साथ ही रुकने वाली है। तूने ड्रिंक कर ली थी इसलिए तेरे डैड को तो मेरी बात पर यकीन हो गया, लेकिन तेरी वो सौतेली माँ पायल उसे मुझ पर यकीन नहीं था। अच्छा हुआ तो टाइम से आ गई। वो लोग मेरे घर किसी भी टाइम पहुंचने ही वाले थे, इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके मेरे घर जाना होगा। दोनों मीरा के घर आए ही थे कि पायल मीरा की रूम में आती है और देखती है कि आदिति सो रही थी और मीरा वॉशरूम से भर आई थी। पायल बोली, मीरा आदिति कहाँ है? तुमने तो बोला था कि वो तुम्हारे घर है। मीरा बोली, आंटी मैंने बोला था कि आदिति ने ड्रिंक कर लिया था और वो मेरे घर आ गई और वो अभी तक सो रही है। मीरा सोई हुई आदिति की तरफ इशारा करती है। पायल आदिति को सोया हुआ देखकर सोचती है कि माया ने तो बोला था उसने इसे होटल के रूम में छोड़ा था और फिर ये यहाँ कैसे आई। पायल आदिति को देखकर वहां से निकल जाती है। वही पायल घर आते ही माया को एक जोरदार चाटा लगाते हुए बोली, माया तुझसे एक काम ठीक से नहीं होता। मैंने तुम्हें बोला था कि आदिति को तुम्हें ड्रग्स देने हैं, लेकिन तुमसे एक काम नहीं हुआ और वो आदिति सही सलामत उस मीरा के घर है और सो रही है। माया बोली, लेकिन मॉम मैंने उसे ड्रग दिया था और उसके ऊपर उसका असर होने भी लग गया था। मैंने उसे उस रूम में लॉक कर दिया था,
फिर वो कैसे बाहर आ सकती हैं? पायल बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से आदिति को मीरा के घर देखा था। पायल को आदिति पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो आदिति को ड्रग देकर उसकी जिंदगी खराब करना चाहती थी, क्योंकि राकेश जी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई लड़की शादी से पहले किसी भी लड़के के साथ रात बिताकर आए। पायल बोली, मीरा, ऐसे ये चालक लड़की हमारे काबू में नहीं आएगी, इसके लिए हमें कोई और रास्ता निकालना होगा जिसे इसे इसके पिता की नजरों में गिरा सके और उसे इस घर से बाहर निकाल सके। दोनों माँ और बेटी अपनी प्लानिंग बनाने में लगी हुई थी, लेकिन वही राकेश जी माया के रूम के बाहर से दोनों की बातें सुन लेते हैं और आदिति को उनकी हर एक चाल से बचा लेते हैं। जब पायल के बोलने पर माया और उसकी दोस्त आदिति को सेरोगेशी के लिए लेकर गई थी, तब राकेश जी ने ही डॉक्टर को पैसे देकर आदिति के साथ वो प्रोसेस करने से रोका था। राकेश जी को अब पायल और माया के हर एक प्लान के बारे में धीरे धीरे पता चल लग गया था और उनको ये भी पता चल गया था कि पायल उन्हें पैरालाइज करना चाहती है और उसकी सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करना चाहती है। इसलिए राकेश जी ने पायल के सामने पैरालाइज होने का नाटक किया। इन प्रेजेंट टाइम आदिति अपने डैड के मुंह से पायल और मीरा की सभी सच्चाई सुनकर रोने लग जाती है, क्योंकि वो भले ही काफी स्ट्रोंग थी लेकिन अपने पास्ट को याद कर उसे थोड़ी उदास थी। राकेश जी पुलिस को कॉल कर पायल को उनके हवाले कर देते हैं और अपनी आदिति को अपने गले से लगा लेते हुए बोले, आदि मेरी बच्ची कैसी है? तेरे डैड ने तुझे बहुत याद किया बेटा, मुझे उस दिन तुम पर हाथ नहीं उठाना था, उसके लिए अपने डैड को माफ कर दो। आदिति बोली, डैड मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप मुझसे ऐसे माफी मत मांगिए। आदिति अपने डैड के गले लगने के बाद मीरा के भी गले लग जाती है, क्योंकि मीरा ने भी उसके डैड को देखभाल की थी, जिसे राकेश जी आज बिल्कुल ठीक थे। पायल ने तो न जाने कितनी बार राकेश जी की जान लेने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने ऐसे नहीं होने दिया और वो पायल जब भी राकेश जी को जहर देने की कोशिश करती, मीरा उस दवाई को ही बदल देती और राजेश जी बच जाते। मीरा, आदिति और राकेश जी तीनों एक साथ खाना खाते और फिर सभी आदिति के घर के लिए निकल जाते, क्योंकि राकेश जी अपनी आदिति के बेटे को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। मीरा भी आद्विक को काफी टाइम बाद देख रही थी। थोड़ी ही देर में सभी आदिति के घर थे। आद्विक अपने रूम में था और पेंटिंग कर रहा था। आद्विक काफी ज्यादा ब्रिलियंट था, वो चीजों को काफी जल्दी ही सीख लेता है। आद्विक स्टडी के साथ ही करिकुलर एक्टिविटी में काफी ज्यादा अच्छा था। राकेश जी आद्विक के रूम में जाते हैं और उसकी पेंटिंग को देखते हैं। राकेश जी को भी पेंटिंग का काफी ज्यादा शौक था, वो भी अपने फ्री टाइम में पेंटिंग करते थे। आद्विक अपनी पेंटिंग में काफी फोकस से लगा हुआ था कि तभी उसे फेल होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। आद्विका पीछे देखता है और किसी अनजान आदमी को देखकर बोला, आप कौन हैं और मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? राकेश जी आद्विक को काफी गौर से देख रहे थे। उन्हें आद्विक में हल्की हल्की झलक आदिति के बचपन की भी आ रही थी। आदिति काफी ज्यादा क्यूट थी बचपन में। आदिति अपने डैड के मुंह से पायल और मीरा की सभी सच्चाई सुनकर रोने लग जाती है, क्योंकि वो भले ही काफी स्ट्रोंग थी लेकिन अपने पास्ट को याद कर उसे थोड़ी उदास थी। राकेश जी पुलिस को कॉल कर पायल को उनके हवाले कर देते हैं और अपनी आदिति को अपने गले से लगा लेते हुए बोले, आदि मेरी बच्ची कैसी है? तेरे डैड ने तुझे बहुत याद किया बेटा, मुझे उस दिन तुम पर हाथ नहीं उठाना था, उसके लिए अपने डैड को माफ कर दो। आदिति बोली, डैड मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप मुझसे ऐसे माफी मत मांगिए। आदिति अपने डैड के गले लगने के बाद मीरा के भी गले लग जाती है, क्योंकि मीरा ने भी उसके डैड को देखभाल की थी, जिसे राकेश जी आज बिल्कुल ठीक थे। पायल ने तो न जाने कितनी बार राकेश जी की जान लेने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने ऐसे नहीं होने दिया और वो पायल जब भी राकेश जी को जहर देने की कोशिश करती, मीरा उस दवाई को ही बदल देती और राजेश जी बच जाते। मीरा, आदिति और राकेश जी तीनों एक साथ खाना खाते और फिर सभी आदिति के घर के लिए निकल जाते, क्योंकि राकेश जी अपनी आदिति के बेटे को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। मीरा भी आद्विक को काफी टाइम बाद देख रही थी। थोड़ी ही देर में सभी आदिति के घर थे। आद्विक अपने रूम में था और पेंटिंग कर रहा था। आद्विक काफी ज्यादा ब्रिलियंट था, वो चीजों को काफी जल्दी ही सीख लेता है। आद्विक स्टडी के साथ ही करिकुलर एक्टिविटी में काफी ज्यादा अच्छा था। राकेश जी आद्विक के रूम में जाते हैं और उसकी पेंटिंग को देखते हैं।
राकेश जी को भी पेंटिंग का काफी ज्यादा शौक था, वो भी अपने फ्री टाइम में पेंटिंग करते थे। अद्विक अपनी पेंटिंग में काफी फोकस से लगा हुआ था कि तभी उसे फेल होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। अद्विका पीछे देखता है और किसी अनजान आदमी को देखकर बोला, आप कौन है और मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? राकेश जी अद्विक को काफी गौर से देख रहे थे। उन्हें अद्विक में हल्की हल्की झलक आदिति के बचपन की भी आ रही थी। आदिति काफी ज्यादा क्यूट थी बचपन में। राकेश जी आद्विक को बोलते हैं, आद्विक बेटा आप क्या कर रहे हो? आद्विक अपना नाम सुनकर आवाज की दिशा में देखता है और किसी अनजान आदमी को वहां देखकर बोला, आप कौन हैं? राकेश जी आद्विक के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा हम आपकी मम्मा के डैड हैं। आद्विक बोला, मम्मा के डैड? और सोचने लगता है मम्मा के डैड मेरे क्या लगते हैं? तभी राकेश जी आद्विक को अपने गले लगते हुए बोले, मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ। आद्विक खुश होते हुए बोला, यह अब मेरे पास भी ग्रैंड पेरेंट्स है। राकेश जी आद्विक की खुश देखकर खुश हो जाते हैं और बोले, चलो आद्विक हम नीचे चलते हैं, डिनर भी करना है। दोनों नीचे आ जाते हैं। आदिति फ्रेश होकर मैड के साथ डिनर लगा रही थी। मीरा भी आ गई थी। आदिति आद्विक और अपने डैड को आते देखकर बोली, डैड आद्विक चलो जल्दी आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम लोग जल्दी नहीं आई तो मैं पूरा खाना खा जाऊंगी। आद्विक अपनी मम्मा की बात सुनकर दिया और बोला, मम्मा आप इतने पतले हो, फिर ये पूरा खाना आपके पेट में नहीं आएगा। सभी दोनों माँ बेटे को बातों पर हंस रहे थे। सभी अपना खाना फिनिश करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वही आदिति अपने रूम में आती है और बेड पर लेट जाती है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। आदिति की आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि ये आवाज बालकनी में से आ रही थी। आदिति बेड से उठकर बालकनी की तरफ जाती है और बालकनी का ग्लास डोर ओपन करती है, लेकिन आदिति को वहां कोई नजर नहीं आता है। बालकनी में थोड़ा अंधेरा था। आदिति बालकनी में कुछ न देखकर रूम में जाने के लिए जैसे ही पलटती है, तभी कोई उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। आदिति को पता था कि ये कौन है। उस आदमी के हाथ आदिति के पेट पर थे। आदिति अपने हाथ को उस आदमी के चेहरे की तरफ ले जाते हुए बोली, आदर्श आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आदिति के रूम में आदर्श आया था। आदर्श आदिति की गर्दन पर किस करने लग जाता है। आदिति बोली, आदर्श क्या कर रहे हो? आदर्श आदिति की गर्दन पर किस करते हुए बोला, क्या अब मैं तुम्हें बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूँ? आदिति बोली, जी हाँ, तुम मुझे बताओ कि तुम ये क्या कर रहे हो। आदर्श आदिति की नाइटी को ऊपर करते हुए बोला, तो फिर ठीक है, मेरी जान को पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। आदिति आदर्श को शरारत करते देखकर बोली, आदर्श प्लीज मत करो। आदर्श बोला, क्या हुआ, तुम मुझे रोक क्यों रही हो? तुम्हें ही तो जाना था कि मैं क्या कर रहा हूँ। आदिति बोली, मुझे अब समझ आ गया है, इसलिए तुम तकलीफ मत करो। आदर्श बोला, क्या तुम्हें बिना कुछ बताए ही सब समझ आ गया है? आदिति बोली, हाँ आदर्श, आज मैं थक गई हूँ, इसलिए मुझे सोने दो और तुम भी सो जाओ। आदर्श बोला, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि मैं मेरी जान को प्यार करने के लिए इतनी मेहनत करके यहाँ आया हूँ, इसलिए मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। मुझे मेरी इतनी मेहनत का फल तो मिलना चाहिए। आदिति बोली, क्या चाहिए तुम्हें? आदर्श आदिति को पलट कर अपने सामने कर लेता है और आदिति के होठों की तरफ देखते हुए बोला, जो भी तुम प्यार से दोगी। आदिति बोली, अच्छा ठीक है, ये बोल आदिति एक छोटा सा किस आदर्श के गाल पर कर देती है और बोली, अब तुम जाओ। आदर्श हैरानी से आदिति को देखते हुए बोला, क्या ये क्या था? आदिति बोली, किस था? आदर्श बोला, ये किस था? मैंने तो आज से पहले ऐसे किस के बारे में नहीं सुना कि ऐसा भी कोई किस होता है। आदिति बोली, मेरे लिए तो यही किस होता है। आदर्श बोला, जान मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस कैसे करते हैं। आदर्श आदिति की नाइटी को ऊपर करते हुए बोला, तो फिर ठीक है, मेरी जान को पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। आदिति आदर्श को शरारत करते देखकर बोली, आदर्श प्लीज मत करो। आदर्श बोला, क्या हुआ, तुम मुझे रोक क्यों रही हो? तुम्हें ही तो जाना था कि मैं क्या कर रहा हूँ। आदिति बोली, मुझे अब समझ आ गया है, इसलिए तुम तकलीफ मत करो। आदर्श बोला, क्या तुम्हें बिना कुछ बताए ही सब समझ आ गया है? आदिति बोली, हाँ आदर्श, आज मैं थक गई हूँ, इसलिए मुझे सोने दो और तुम भी सो जाओ। आदर्श बोला, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि मैं मेरी जान को प्यार करने के लिए इतनी मेहनत करके यहाँ आया हूँ, इसलिए मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। मुझे मेरी इतनी मेहनत का फल तो मिलना चाहिए।
आदिति बोली, क्या चाहिए तुम्हें? आदर्श आदिति को पलट कर अपने सामने कर लेता है और आदिति के होठों की तरफ देखते हुए बोला, जो भी तुम प्यार से दोगी। आदिति बोली, अच्छा ठीक है। ये बोल आदिति एक छोटा सा किस आदर्श के गाल पर कर देती है और बोली, अब तुम जाओ। आदर्श हैरानी से आदिति को देखते हुए बोला, क्या ये क्या था? आदिति बोली, किस था? आदर्श बोला, ये किस था? मैंने तो आज से पहले ऐसे किस के बारे में नहीं सुना कि ऐसा भी कोई किस होता है। आदिति बोली, मेरे लिए तो यही किस होता है। आदर्श बोला, जान मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस कैसे करते हैं। ये बोलकर आदर्श आदिति के होठों की तरफ बढ़ जाता है। आदिति आदर्श को रोकते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? आदर्श आदिति के हाथ को हटाते हुए बोला, मैं तुम्हें किस करना सिखा रहा हूँ। ये बोल आदर्श आदिति के होठों को अपने होठों के बीच दबाकर किस करने लगता है। आदिति अपने होठों पर आदर्श के होठों का स्पर्श पाकर ठिठक जाती है। आदर्श आदिति को काफी ज्यादा पैशन से किस कर रहा था, जिसे आदिति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वो आदर्श को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन आदर्श को आदिति के ढके से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो आदिति को लगातार किस किए जा रहा था। अब आदर्श को फील होता है कि आदिति को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। आदिति की सांस काफी धीमी हो जाती है। ये फील कर आदर्श आदिति से थोड़ा दूर होता है और दोनों की सांसें काफी तेज थी। आदिति और आदर्श ने अपने सर को एक दूसरे से टच किया हुआ था। आदर्श आदिति को नॉर्मल होते देखकर आदिति की गर्दन पर किस करने लग जाता है। आदिति आदर्श को रुकते हुए बोली, आदर्श प्लीज नहीं कोई आ जाएगा। अगर किसी को पता चला कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो तो हम किसी को क्या जवाब देंगे। आदर्श बोला, कोई भी आएगा, तुम मुझ पर ध्यान दो। आदर्श आदिति की गर्दन को चूमते हुए आदिति के शोल्डर पर आ जाता है। आदर्श ने आदिति के नाइट सूट को उसके कंधे से नीचे कर दिया था। आदिति आदर्श को अब फिर से नहीं रोकती है। आदिति आदर्श के किस करने से इतना मदहोश गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब आदर्श ने उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और उसके नाइट सूट के टॉप को भी निकाल दिया था। आदर्श ने अपनी शर्ट को भी निकाल दिया था। आदर्श आदिति के ऊपर आ जाता है और उसे पूरे पैशन के साथ किस कर रहा था। आदिति आदर्श के टच से मदहोश हो रही थी। उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैक हो गया था। आदर्श आदिति की बॉडी की बहुत ही शिद्दत से चूम रहा था और आदर्श के चूमने से आदिति की आहें निकल रही थी, जो आदर्श को आदिति के लिए और भी ज्यादा पागल कर रही थी। आदर्श धीरे से आदिति के नीचे के कपड़े भी निकाल देता है और आदर्श आदिति की पूरी बॉडी पर अपने प्यार की निशानी छोड़ रहा था। आदिति की पूरी बॉडी की शिद्दत से चूमने के बाद आदर्श फिर से आदिति के होठों को चूमता है। आदर्श आदिति की पूरी बॉडी पर अपने हाथों को चला रहा था, जिसे आदिति को सिहरन सी हो रही थी। ये आदिति का भले ही ये पहली बार नहीं था, लेकिन उस समय वो ड्रग के नशे में थी, इसलिए आदिति को ऐसी फीलिंग नहीं आई, लेकिन आज वो पूरे होश में थी। आदर्श अब धीरे धीरे अपने भी कपड़े को निकाल देता है और आव्या के ऊपर आ जाता है, वही आदर्श की बॉडी की हिट को फिल कर। आदिति को एक सुकून मिला। आदिति की बॉडी भी आदर्श को पाना चाहती थी। आदर्श आदिति की बॉडी में जैसे ही एंटर होने वाला था कि तभी आदर्श का फोन बजा। आदर्श फोन की आवाज से रुक जाता है, वही आदिति भी अपने सेंस में आ जाती है। आदर्श आदिति के ऊपर से उठकर एक टॉवेल की अपनी कमर पर बांध लेता है और बालकनी में चला जाता है, क्योंकि ये उसके खास आदमी का कॉल था। उसने आदर्श को बताया कि उनकी कंपनी में आग लगने के पीछे किसका हाथ है। आदर्श अपने फोन को कान से लगाकर उसकी बातें सुन रहा था। वही आदिति बेड से उठ जाती है और सोचती है कि वो दोनों क्या करने वाले थे। अगर आज आदर्श का फोन नहीं बजता तो वो दोनों अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देते। आदिति को आदर्श के पास आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अपने रिश्ते की शुरुआत करने से पहले आदर्श को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बताना चाहती थी। इसीलिए आदिति आदर्श को शुरू में दूर कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बिना कुछ भी जाने आदर्श अपने रिश्ते को आगे बढ़ाए। आदिति यही सब सोच रही थी कि आदर्श रूम में आ जाता है और आदिति की देखता है, जिसके चेहरे पर शर्म की लाली छाई हुई थी। आदर्श आदिति के ऊपर आ जाता है और उसे पूरे पैशन के साथ किस कर रहा था। आदिति आदर्श के टच से मदहोश हो रही थी। उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैक हो गया था। आदर्श आदिति की बॉडी की बहुत ही शिद्दत से चूम रहा था और आदर्श के चूमने से आदिति की आहें निकल रही थी।
जो आदर्श को आदिति के लिए और भी ज्यादा पागल कर रही थी। आदर्श धीरे से आदिति के नीचे के कपड़े भी निकाल देता है और आदर्श आदिति की पूरी बॉडी पर अपने प्यार की निशानी छोड़ रहा था। आदिति की पूरी बॉडी की सिदात से चूमने के बाद आदर्श फिर से आदिति के होठों को चूमता है। आदर्श आदिति की पूरी बॉडी पर अपने हाथों को चला रहा था जिसे आदिति को सिहरन सी हो रही थी। ये आदिति का भले ही ये पहली बार नहीं था, लेकिन उस समय वो ड्रग के नशे में थी, इसलिए आदिति को ऐसी फीलिंग नहीं आई, लेकिन आज वो पूरे होश में थी। आदर्श अब धीरे धीरे अपने भी कपड़े को निकाल देता है और आव्या के ऊपर आ जाता है, वही आदर्श की बॉडी की हिट को फिल कर। आदिति को एक सुकून मिला। आदिति की बॉडी भी आदर्श को पाना चाहती थी। आदर्श आदिति की बॉडी में जैसे ही एंटर होने वाला था कि तभी आदर्श का फोन बजा। आदर्श फोन की आवाज से रुक जाता है, वही आदिति भी अपने सेंस में आ जाती है। आदर्श आदिति के ऊपर से उठकर एक टॉवेल को अपनी कमर पर बांध लेता है और बालकनी में चला जाता है, क्योंकि ये उसके खास आदमी का कॉल था। उसने आदर्श को बताया कि उनकी कंपनी में आग लगने के पीछे किसका हाथ है। आदर्श अपने फोन को कान से लगाकर उसकी बातें सुन रहा था। वही आदिति बेड से उठ जाती है और सोचती है कि वो दोनों क्या करने वाले थे। अगर आज आदर्श का फोन नहीं बजता तो वो दोनों अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देते। आदिति को आदर्श के पास आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अपने रिश्ते की शुरुआत करने से पहले आदर्श को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बताना चाहती थी। इसीलिए आदिति आदर्श को शुरू में दूर कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बिना कुछ भी जाने आदर्श अपने रिश्ते को आगे बढ़ाए। आदिति यही सब सोच रही थी कि आदर्श रूम में आ जाता है और आदिति को देखता है, जिसके चेहरे पर शर्म की लाली छाई हुई थी। आदर्श आदिति के पास आता है और आदिति को शर्माते हुए देख रहा था। आदिति ने आदर्श के कदमों की आहट से पास में पड़े हुए ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लिया। आदर्श आदिति के पास ही बैठ जाता है और आदिति शर्म से आदर्श के सीने से लग जाती है। आदर्श आदिति की पीठ को सहलाते हुए बोला, आदिति मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। आदिति हाँ, मैं गर्दन हिला देती है। आदर्श आदिति के माथे को चूम लेता है। आदिति आदर्श को देखने लग जाती है, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे था। आदिति आगे बढ़कर आदर्श के होठों को चूम लेती है और आदर्श से दूर हो जाती है। आदर्श आदिति के किस करने से हैरान था, क्योंकि आदिति कभी भी आदर्श को आगे बढ़कर किस नहीं करती थी। आदर्श आदिति के दूर होते ही होश में आता है और फिर से आदिति को अपने करीब कर किस करने लग जाता है। कुछ देर किस करने के बाद आदर्श आदिति से दूर हो जाता है और बेड से उठकर आदिति के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम रेस्ट करो। आदर्श अपने कपड़े पहनकर आदिति के रूम से निकल जाता है। आदिति भी आदर्श के जाने के बाद सो जाती है। वही आदर्श आदिति के घर से निकलकर अपनी कार से एक जंगल वाले रास्ते पर निकल जाता है। आदर्श की कार जैसे ही जंगल के रास्ते से होकर गुजरती है, तभी उसके पीछे ही लगभग 20 कार और आ जाती है। ये सभी आदर्श के खास आदमी थे, जो हमेशा आदर्श की प्रोटेक्शन के लिए रहते थे। ये बात आदर्श को ही पता थी, उसके अलावा कोई भी नहीं जानता था। आदर्श की कार एक वीरान से घर के सामने रुक जाती है। आदर्श को पता चला था कि आदिति की ब्लैकमेल करने वाला शख्स यही छुप कर बैठा है और वही था जिसने उसकी कंपनी में आग लगाई थी। आदर्श अपनी कार को उस घर से थोड़ा दूर ही रोक दिया था। आदर्श अपनी कार से एक गन को अपनी कमर में लगा लेता है और दूसरी गन को अपने हाथ में लेकर वो धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगता है। वही आदर्श के सभी आदमियों ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया था, क्योंकि पिछली बार वो आदमी सभी आंखों से धूल झोंक कर भाग गया था, इसलिए इस बार आदर्श खुद आया था। वो भी देखना चाहता था कि ऐसा कौन है जो उसे लुका छिपी खेल रहा है। आदर्श उस घर के अंदर जाता है और देखता है कि वहां पर उसके ही वो कुछ आदमी मारे पड़े हुए थे जिन्हें उसने यहां पर भेजा था। आदर्श अपनी गन को लोड कर लेता है और उस घर के नीचे के फ्लोर की अच्छे से तलाशी लेता है, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं था। आदर्श अब सीढ़ियों से ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर भी यही हाल था, वहां भी कोई भी नहीं था। आदर्श दिखता है कि जिस रूम में वो खड़ा हुआ था, उस रूम की विंडो से एक रस्सी नीचे लटक रही थी और वहां पर थोड़ा सा खून भी लगा हुआ था। आदर्श को ये देखकर गुस्सा आ जाता है
कि एक बार फिर से वो आदमी उसके हाथों से निकल गया। आदर्श अपने आदमियों को उस पूरे जंगल की तलाशी लेने को बोलता है और वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। अब तक सुबह हो चुकी थी। आदर्श अपने घर से ऑफिस के लिए रेड होकर निकल जाता है। वही आदिति की आंखें भी काफी देर से खुलती हैं, क्योंकि वो आदर्श के बारे में सोचने लग गई थी। आदिति भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वही काफी दिन से आदिति के पास उस अनजान आदमी का कॉल नहीं आ रहा था और आदिति और आदर्श दोनों उस रात के बाद से मिले भी नहीं थे। आज का दिन काफी अच्छा था। आदिति अपने केबिन में थी कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। आदिति कॉल पिक करती है और बोली, हेलो, कौन बोल रहा है? वहां से कुछ बोला जाता है और आदिति अपने केबिन से निकल जाती है और बिना किसी को कुछ बताएं अपनी कार से कहीं चली जाती है। वही मीरा आदिति के पास ही आ रही थी। वो आदिति के कैबिन में दिखती है कि कोई भी नहीं है। मीरा आदिति की असिस्टेंट से बोली, आदिति कहाँ गई हैं? असिस्टेंट बोली, मिस कपूर कहाँ गई है? ये नहीं पता, वो मुझे कुछ भी बताकर नहीं गई हैं। क्योंकि पिछली बार वो आदमी सभी आंखों से धूल झोंक कर भाग गया था, इसलिए इस बार आदर्श खुद आया था। वो भी देखना चाहता था कि ऐसा कौन है जो उसे लुका छिपी खेल रहा है। आदर्श उस घर के अंदर जाता है और देखता है कि वहां पर उसके ही वो कुछ आदमी मारे पड़े हुए थे जिन्हें उसने यहाँ पर भेजा था। आदर्श अपनी गन को लोड कर लेता है और उस घर के नीचे के फ्लोर की अच्छे से तलाशी लेता है, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं था। आदर्श अब सीढ़ियों से ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर भी यही हाल था, वहां भी कोई भी नहीं था। आदर्श दिखता है कि जिस रूम में वो खड़ा हुआ था उस रूम की विंडो से एक रस्सी नीचे लटक रही थी और वहां पर थोड़ा सा खून भी लगा हुआ था। आदर्श को ये देखकर गुस्सा आ जाता है कि एक बार फिर से वो आदमी उसके हाथों से निकल गया। आदर्श अपने आदमियों को उस पूरे जंगल की तलाशी लेने को बोलता है और वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। अब तक सुबह हो चुकी थी। आदर्श अपने घर से ऑफिस के लिए रेड होकर निकल जाता है। वही आदिति की आंखें भी काफी देर से खुलती हैं, क्योंकि वो आदर्श के बारे में सोचने लग गई थी। आदिति भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वही काफी दिन से आदिति के पास उस अनजान आदमी का कॉल नहीं आ रहा था और आदिति और आदर्श दोनों उस रात के बाद से मिले भी नहीं थे। आज का दिन काफी अच्छा था। आदिति अपने केबिन में थी कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। आदिति कॉल पिक करती है और बोली, हेलो, कौन बोल रहा है? वहां से कुछ बोला जाता है और आदिति अपने केबिन से निकल जाती है और बिना किसी को कुछ बताएं अपनी कार से कहीं चली जाती है। वही मीरा आदिति के पास ही आ रही थी। वो आदिति के कैबिन में दिखती है कि कोई भी नहीं है। मीरा आदिति की असिस्टेंट से बोली, आदिति कहाँ गई हैं? असिस्टेंट बोली, मिस कपूर कहाँ गई है? ये नहीं पता, वो मुझे कुछ भी बताकर नहीं गई हैं। मीरा को आदिति की टेंशन होने लग जाती है, क्योंकि अभी तक उस अनजान आदमी का पता नहीं लगा था कि वो कौन है। मीरा आदिति को कॉल करती है, लेकिन आदिति का फोन नहीं लग रहा था। मीरा बार बार आदिति के फोन पर कॉल करती है, लेकिन हर बार की तरह ही कॉल नहीं जाता है। अब मीरा की टेंशन बढ़ जाती है। मीरा जल्दी से आदर्श को कॉल करती है। आदर्श अभी मीटिंग रूम में था और वो अपने असिस्टेंट से शिव्यांश के बारे में पूछ रहा था। आज आदर्श ने अचानक से मीटिंग रख ली थी, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। सभी लोग हैरान थे कि सीईओ ने अचानक मीटिंग क्यों रखी। आदर्श सभी से उनके डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स ले रहा था कि तभी उसका फोन बजता है। आदर्श फोन देखता है। मीरा का नाम शो हो रहा था। आदर्श सोचता है कि ये आदिति की दोस्त मुझे कॉल क्यों कर रही है। आदर्श एक्सक्यूज मी बोलकर कॉल पिक कर अपने कान से लगाता है और उधर से मीरा बोली, मिस्टर राठौड़, वो आदिति। आदर्श आदिति का नाम सुनकर बोला, क्या हुआ? आदिति को मीरा आदर्श को बताती है कि आदिति कहीं चली गई है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है और किसी को भी ये पता नहीं है कि वो कहाँ गई है। आदर्श बोला, मीरा, मैं पता करता हूँ, और इतना बोल कॉल कट हो जाता है। आदर्श बोला, मीटिंग इज ओवर नाउ, एवरीवन गो। सभी मीटिंग रूम से चले जाते हैं। आदर्श अपने असिस्टेंट को बोला, आदिति की लोकेशन को ट्रेस करो, देखो वो इस टाइम कहाँ है, और हाँ, शिव्यांश को भी ट्रेस करो। आदर्श को अब शिव्यांश पर शक होने लगा था, क्योंकि शिव्यांश हमेशा गायब रहता था जब भी वो उस आदमी को पकड़ने जाता था।
और उस दिन तो हद हो गई थी। आदर्शय को जंगल के बीच में बने घर में शिव्यांश का वो लॉकेट मिला था जो उसे आदर्श की मॉम ने उसके बर्थडे पर दिया था। वो लॉकेट कोई नॉर्मल लॉकेट नहीं था, उस लॉकेट के बीच में उनका खानदानी हीरा नीलम लगा हुआ था। ऐसे दो लॉकेट है, एक आदर्श के पास था और दूसरा शिव्यांश के पास। ऐसे लॉकेट पूरी दुनिया में दो ही थे, इसके अलावा वैसे हीरा नीलम कहीं नहीं था। असिस्टेंट अपने काम में लग जाता है। आदर्श सोच रहा था कि अचानक से आदिति कहाँ चली गई और ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को पता ही भी चला। आदर्श को आदिति की फिक्र होने लगी थी। वो मीटिंग रूम से अपने केबिन में चला जाता है और सिगरेट निकाल कर पीने लग जाता है और इधर से उधर चक्कर लगाने लग जाता है। आदर्श ऐसा तभी करता है जब उसे किसी बात की बहुत ज्यादा टेंशन हो। थोड़ी ही देर में आदर्श के कैबिन के डोर पर नॉक होता है और असिस्टेंट अंदर आता है। असिस्टेंट बोला, सर मिस कपूर की लोकेशन रेड लाइट एरिया में आ रही है। आदर्श ये सुनकर हैरान था क्योंकि रेड लाइट एरिया में कोई भी अच्छे घर की लड़की नहीं जाती थी। आदिति वहां क्या कर रही है? तभी असिस्टेंट बोला, सर मिस्टर शिव्यांश की लोकेशन भी उसी जगह पर ही दिखा रही थी। आदर्श कुछ सोचकर अपने असिस्टेंट के साथ उस जगह के लिए निकल जाता है। दोनों कुछ ही देर में वहां आ जाते हैं। आदर्श ने अपने फेस को मास्क से कवर कर लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शिव्यांश उसे पहचाने। आदर्श और असिस्टेंट दोनों रेड लाइट एरिया के अंदर जाते हैं। वहां पर लड़कियां और औरतें उन्हें अपनी तरफ इशारा करके बुला रही थीं। आदर्श किसी पर भी ध्यान दिए बिना ही सीधा चले जा रहा था। तभी असिस्टेंट और आदर्श एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। सभी मीटिंग रूम से चले जाते हैं। आदर्श अपने असिस्टेंट को बोला, आदिति की लोकेशन को ट्रेस करो, देखो वो इस टाइम कहाँ है, और हाँ शिव्यांश को भी ट्रेस करो। आदर्श को अब शिव्यांश पर शक होने लगा था क्योंकि शिव्यांश हमेशा गायब रहता था जब भी वो उस आदमी को पकड़ने जाता था। और उस दिन तो हद हो गई थी। आदर्श को जंगल के बीच में बने घर में शिव्यांश का वो लॉकेट मिला था जो उसे आदर्श की मॉम ने उसके बर्थडे पर दिया था। वो लॉकेट कोई नॉर्मल लॉकेट नहीं था, उस लॉकेट के बीच में उनका खानदानी हीरा नीलम लगा हुआ था। ऐसे दो लॉकेट है, एक आदर्श के पास था और दूसरा शिव्यांश के पास। ऐसे लॉकेट पूरी दुनिया में दो ही थे, इसके अलावा वैसे हीरा नीलम कहीं नहीं था। असिस्टेंट अपने काम में लग जाता है। आदर्श सोच रहा था कि अचानक से आदिति कहाँ चली गई और ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को पता ही भी चला। आदर्श को आदिति की फिक्र होने लगी थी। वो मीटिंग रूम से अपने केबिन में चला जाता है और सिगरेट निकाल कर पीने लग जाता है और इधर से उधर चक्कर लगाने लग जाता है। आदर्श ऐसा तभी करता है जब उसे किसी बात की बहुत ज्यादा टेंशन हो। थोड़ी ही देर में आदर्श के कैबिन के डोर पर नॉक होता है और असिस्टेंट अंदर आता है। असिस्टेंट बोला, सर मिस कपूर की लोकेशन रेड लाइट एरिया में आ रही है। आदर्श ये सुनकर हैरान था क्योंकि रेड लाइट एरिया में कोई भी अच्छे घर की लड़की नहीं जाती थी। आदिति वहां क्या कर रही है? तभी असिस्टेंट बोला, सर मिस्टर शिव्यांश की लोकेशन भी उसी जगह पर ही दिखा रही थी। आदर्श कुछ सोचकर अपने असिस्टेंट के साथ उस जगह के लिए निकल जाता है। दोनों कुछ ही देर में वहां आ जाते हैं। आदर्श ने अपने फेस को मास्क से कवर कर लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शिव्यांश उसे पहचाने। आदर्श और असिस्टेंट दोनों रेड लाइट एरिया के अंदर जाते हैं। वहां पर लड़कियां और औरतें उन्हें अपनी तरफ इशारा करके बुला रही थीं। आदर्श किसी पर भी ध्यान दिए बिना ही सीधा चले जा रहा था। तभी असिस्टेंट और आदर्श एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और उस बिल्डिंग के हर एक रूम को चेक कर रहे थे। आदर्श को आदिति की फिक्र हो रही थी। असिस्टेंट आदर्श के चेहरे पर परेशानी देख पा रहा था क्योंकि आदर्श के असिस्टेंट कभी आदर्श को ऐसे नहीं देखा था। असिस्टेंट हैरान था। आदर्श ने सभी रूम्स चेक कर लिए थी लेकिन उन्हें आदिति कहीं भी नहीं मिली। आदर्श काफी जुड़ा टेंशन में था। वो लोग नीचे आ ही रहे थे कि तभी उन्हें एक जाना पहचाना चेहरे दिखा। ये शिव्यांश था। आदर्श और असिस्टेंट ने अपना फेस कवर किया हुआ था। आदर्श और असिस्टेंट उस आदमी का पीछा करते हैं। उस आदमी को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे देखता है लेकिन किसी को भी न पाकर वो एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। आदर्श और असिस्टेंट भी अंदर चले जाते हैं। वो आदमी इधर उधर देखकर एक रूम के अंदर चला जाता है और रूम के डोर को लॉक कर देता है। आदर्श उस रूम के डोर के पास जाता है और अंदर से आवाजें सुनने लगता है।
उसे शिव्यांश की आवाज आ रही थी। शिव्यांश बोल रहा था, तुम्हें क्या लगा वो कौन था जिसने तुम्हें ब्लैकमेल किया? वो मैं ही था, लेकिन ना वो आदर्श इस बारे में पता लगा पाया ना ही तुम। तभी आदर्श के कानों में एक लड़की की आवाज आती है। उसे ये आवाज जानी पहचानी लगी। आदर्श बोला, ये तो आदिति है, लेकिन ये शिव्यांश के साथ क्या कर रही हैं? आदिति की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वो नशे में है। आदिति बोली, तुम कौन हो? मुझ से क्या चाहते हो? क्यों तुमने मुझे यहाँ रखा है? शिव्यांश बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो क्या है ना, मैं उस आदर्श को खुश नहीं देख सकता हूँ, और उसकी खुशी तुम हो। और आज उसकी खुशी, उसका प्यार मेरे सामने नशे की हालत में है। आज मैं तुम्हें अपना बना लगा, जिसके बाद वो आदर्श कभी तुम्हें प्यार नहीं करेगा, और हम दोनों इस कंट्री की छोड़कर चले जाएंगे और दोनों एक साथ रहेंगे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। शिव्यांश आदिति के चेहरे को पकड़ते हुए बोला, लेकिन बेबी तुम्हें उसे प्यार था, इसलिए मुझे तुम्हें यह लाना पड़ा और तुम्हें ड्रग देना पड़ा, क्योंकि तुम प्यार होश में तो कभी मेरे करीब नहीं आती, लेकिन अब ड्रग के नशे के कारण अब तुम खुद से मेरे करीब आई और वो सब करोगी जो तुम आदर्श के साथ करने का सोचती थी। आदिति नशे में अपने हाथों को जोड़ते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दो, ऐसे मत करो, प्लीज मेरी जिंदगी खराब मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन शिव्यांश पर आदिति की बातों का कुछ असर नहीं हो रहा था। वो अपनी शर्ट के बटन को खोलते हुए आदिति की तरफ बढ़ रहा था और आदिति नशे की हालत में उठने की कोशिश कर रही थी। तभी एक जोरदार झटके के साथ आदर्श रूम के डोर को तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। शिव्यांश डोर के टूटने की आवाज से रुककर डोर की तरफ दिखता है और आदर्श को देखकर डर जाता है, क्योंकि आदर्श का चेहरा गुस्से से इतना ज्यादा डरावना लग रहा था कि एक पल के लिए तो शिव्यांश की रूह कँप गई थी। वो डर से सफेद पड़ गया था। आदर्श शिव्यांश की तरफ बढ़ जाता है और शिव्यांश आदर्श के डर से पीछे खिसक जाता है। शिव्यांश इधर उधर देखते हुए एक विंडो के पास जाता है और विंडो से कूद जाता है, क्योंकि अगर वो एक बार आदर्श के हाथ आ गया था, आदर्श उसे इतनी भयानक मौत देगा जिसे उसकी पांचों पुस्तकों की रूह कँप जाएगी। इसलिए शिव्यांश की वहां से भागना ही ठीक लगा। आदर्श आदिति के पास आता है। आदिति ने सिर्फ और सिर्फ अंडरगारमेंट्स हुए थे।